नगरीय निकाय के लिए और 6 फरवरी को पंचायतों के लिए है, तो वो 3 बजे तक ले सकते हैं। मतगणना का जो टाइम है, मतदान का जो समय है, तीनों चरणों में जो त्रिस्तरीय पंचायत के 3 चरण और नगरीय निकाय चुनाव का 1 चरण, चारों चरणों में हमारे यहाँ चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में जो मतगणना, इसमें नगर निगम राजनांदगांव, नगर पालिका डोंगरगढ़, नगर पंचायत डोंगरगांव, नगर पंचायत छुरिया और नगर पंचायत लाल बहादुर नगर, ये 5 नगरीय निकायों के हमारे यहाँ इलेक्शन इन तिथियों में होंगे। अभी नगर पंचायत भूमिका इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां अभी परिसीमन का प्रोसेस चल रहा है। पंचायत में प्रथम में जनपद पंचायत राजनांदगांव, द्वितीय में जनपद पंचायत छुरिया और तृतीय चरण में जनपद पंचायत डोंगरगढ़ एवं डोंगरगांव में निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हम लोगों ने 18 जनवरी को कर दिया है। अंतिम प्रकाशन में जो हमारे मतदाताओं की स्थिति है, वो नगरीय निकायों में जैसा हम देखते हैं, राजनांदगांव में 1,35,151 है, 51 वार्ड है। डोंगरगढ़ के 24 वार्ड में 28,040 है। डोंगरगांव में 15 वार्ड में 11,942 है। छुरिया के 15 वार्ड में 3,072 है। लाल बहादुर नगर के 15 वार्ड में 3,590 है। इस तरह से 5 नगरीय निकायों में मतदाताओं की संख्या 1,81,795 है। इसमें आप देखेंगे कि ये सभी नगरीय निकाय में बहुत एक अच्छी चीज यह है कि सभी में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। टेबुलेशन वाला काम होता है। टेबुलेशन का पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खंड स्तर पे 19 प्रथम चरण में 19 फरवरी को, द्वितीय चरण में 22 फरवरी को, तृतीय चरण में 25 फरवरी को प्रातः 9 बजे से खंड मुख्यालय पे होगा। और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला पंचायत मुख्यालय पे 20 फरवरी को प्रथम चरण में, 23 फरवरी को द्वितीय चरण में और 25 फरवरी को तृतीय चरण में 10:30 बजे से प्रारंभ होगा खंड मुख्यालय पे। कई जगह ऐसे होते हैं कि उस जगह पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि वहां पे हम लोग काउंटिंग कराएं, तो अगर ऐसी कोई सूचना आएगी तो उसको हम लोग खंड मुख्यालय पे ला करके उसकी काउंटिंग हम लोग करा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सार्वजनिकरण टेबुलेशन का एक काम होता है, क्योंकि 1 जनवरी 3 बजे के बाद मतगणना जो है उसी समय मतदान के पश्चात उसी जगह पे चालू होगी। खंड मुख्यालय में यदि मतगणना की जरूरत पड़ी तो जो भी जैसे 17, 20 और 23 को हमने काउंटिंग का बताया है, तो नेक्स्ट डे जो है वहां पे जो स्थिति रहेगी, चारों जनपदों को मिला करके 5,32,081 हमारे मतदाता हैं। राजनांदगांव जनपद में 1,58,042, डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में 1,31,971, डोंगरगांव जनपद पंचायत में 98,679 और छुरिया जनपद पंचायत में 1,83,389 है। इसमें डोंगरगांव और छुरिया ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पे पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। राजनांदगांव में 148 बूथ है प्लस 7 सहायक मतदान केंद्र, मतलब 155 केंद्रों पे चुनाव होंगे। डोंगरगढ़ में 35, डोंगरगढ़ 80,562 है और महिलाओं की संख्या है 94,228। हर एक निकायों में भी ये संख्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं पदों पे चुनाव होंगे। उसमें 120 वार्ड में 120 पार्षदों का चुनाव होगा, प्लस इन सभी जगह पे सभी निकायों में राजनांदगांव में मेयर और बाकी जगह अध्यक्ष का होना है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर बनाए हैं। कौन कहाँ नॉमिनेशन पेपर लेगा वो भी हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। श्री खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर रिटर्निंग अफसर होंगे राजनांदगांव नगर निगम के लिए, और सहायक रिटर्निंग अफसर श्री प्रकाश कुमार टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन, श्रीमती सरस्वती बंजारे, श्रीमती शीतल बंसल, ये वार्डों का वार्ड पार्षद के लिए लेंगे। नंबर 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक प्रकाश टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन वार्ड नंबर 14 से लेकर के वार्ड नंबर 26 तक, श्रीमती सरस्वती बंजारे वार्ड नंबर 27 से लेकर के वार्ड नंबर 39 तक, श्रीमती शीतल बंसल वार्ड नंबर
40 से लेकर के वार्ड नंबर 40 तक के वार्ड पार्षदों के लिए ये नॉमिनेशन देंगे। ये अलग अलग कक्षों में, जैसे महापौर जी का जो नॉमिनेशन होगा न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 2, पार्षद वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 13 का न्यायालय नजूल अधिकारी कक्ष क्रमांक 31, पार्षद क्रमांक 14 से लेकर के 26 तक वार्ड पार्षद न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 51, न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 51। 235 बूथों पे नगरीय निकाय में चुनाव होंगे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों की बात करें तो 312 मतदान केंद्र हमारे राजनांदगांव ब्लॉक में, 263 सभासद जिला पंचायत में ये नॉमिनेशन पेपर लेंगे। इसी तरह से जनपद राजनांदगांव, डोंगरगांव और छुरिया, इसमें जो कंसर्न तहसीलदार वो जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों के लिए अपने अपने तहसील कोर्ट में, जैसे जनपद राजनांदगांव मनीष ने मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति की, वैसे ही नगरीय निकायों में ये कमेटी रहेगी। ईवीएम मशीन जो है नगरीय क्षेत्रों के चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे ईवीएम मशीन हमारे यहाँ पर्याप्त है, फर्स्ट लेवल चेकिंग भी उसकी की जा चुकी है। पेट्रोलिंग्स रहेंगी, ऑलरेडी चालू हो गया है, क्योंकि वो एरिया वैसे भी हमारे जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर पे वो सब उधर के पोलिंग बूथ्स हैं। इसमें हम लोगों की ऑलरेडी बात भी हो चुकी है, मीटिंग्स भी हो चुकी है, इंटर स्टेट मीटिंग कभी होने भी वाली है इसी संबंध में कि जो हमारे जॉइंट एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे बॉर्डर पेट्रोल्स बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही जो हमारा एरिया डोमिनेशन ड्रोन से जो होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है, ऑलरेडी इस पर काम चालू हो चुका है। जो अगली चीज है, जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, नक्सल सिंपैथाइजर्स हैं, उनकी ऑलरेडी चेकिंग 2 दिन से शुरू हो चुकी है ताकि इलेक्शन के टाइम पे इशू ना आए। ये है हमारे जो नक्सल सेंसिटिव एरियाज है उनके लिए। अगली चीज, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होगा तो यहाँ की ऑलरेडी डी माइनिंग, डीडीएस चेकिंग, ये सब चालू हो चुकी है। अब जो बाकी सेंसिटिव एरियाज हैं जो नक्सल सेंसिटिव नहीं है, पॉलिटिकली सेंसिटिव बोल लीजिए, या जिनका एक लॉ एंड ऑर्डर का पोटेंशियल हिस्ट्री है, वहां पर ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर्स, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश की चेकिंग कल से शुरू हो गई है और ये लगातार चलेगा। साथ ही जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, एमसीपी पॉइंट्स हैं, वो कल से डिप्लॉय हो जाएंगे ताकि वहां पे भी लगातार चेकिंग चलती रहे। खासकर जो हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है बाघ नदी का, और जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स जो पॉइंट्स हैं, वहां पे चेक पॉइंट्स लगाए गए। जैसे पुराने समय में 148 होता था, अब वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम धारा 2023 की धारा 164 हो गया है, तो 144 का आदेश हो गया है। अब कोई भी जुलूस, सभा, रैली जो भी होगा तो उसमें संबंधित जो भी अधिकृत अधिकारी हैं उन लोगों से, सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर के ही ये सारी चीजें अब हो पाएंगी। दूसरा है संपत्ति विरूपण अधिनियम, तो ये रेगुलर है, इसका अलग से वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको फिर से हम लोग निकाले हैं ताकि अगर वो किसी भी प्रकार का संपत्ति का विरूपण करता है तो इस पे कार्रवाई हो सके। तीसरा है जो भी अस्त्र शस्त्र जो है उसको डिपॉजिट करने के इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं, तो उसी निर्देश के तहत ये भी आदेश हम लोगों ने जारी किया है। इसके अतिरिक्त जो है रेस्ट हाउस वगैरह का कैसे क्या उपयोग किया जाना है उसके बारे में आदेश है। और आदर्श आचरण संहिता न केवल पॉलिटिकल पार्टीज को बल्कि शासकीय सेवकों को भी किस तरह से आदर्श आचरण संहिता का पालन करना है उसके संबंध में भी जीएडी का जो सर्कुलर है वो हम सारे डिपार्टमेंट्स को हम भेज रहे हैं। आज की मीटिंग में हम पॉलिटिकल पार्टीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका सबका अध्ययन करके उसके अनुरूप काम करेंगे। विभिन्न प्रकार के परमिशंस वगैरह जो है उसके लिए एसडीएम और तहसीलदार संबंधित क्षेत्र के उनको हम लोगों ने अधिकृत किया ताकि कैंडिडेट को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी ये ईवीएम जो है आप सब लोगों को पता है 2014 के चुनाव ईवीएम से हुए थे।
उसके बाद में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ था। तो ये 2014 में जो ईवीएम मशीन है वही ईवीएम मशीन से हम लोग इस चुनाव को कराएंगे। इसमें एक चीज और मैं आप सब लोगों के सामने बताना चाहूंगा। इसमें ईवीएम में क्लॉक होता है, तो ये मशीन जो है पुरानी मशीन है, तो इसमें क्लॉक इरर जो होता है, जैसे अभी नई मशीन में हम सब लोगों ने अनुभव किया जिसमें क्लॉक इरर था, तो उसको हम लोगों ने यूज नहीं किया था। लेकिन इस मशीन में अगर क्लॉक इरर होगा तो ECIL जो है उसने माना है कि इसके क्लॉक इरर में किसी प्रकार का वोटिंग से रिलेटेड कोई अंतर नहीं आएगा, और उसके संबंध में जब ये ईवीएम मशीन का बूथ पे जाएंगे तो उसका पंचनामा होगा। जब मॉक पोल करेंगे उस समय इसका पंचनामा होगा। अभी भी हम लोगों ने जो FLC किया उसमें भी इस चीज को देखा और पॉलिटिकल पार्टीज को ये नॉलेज में है जाएगी। इसका एक रैंडम के आधार पे इसको होगा, जिसमें सारे मान्यता प्राप्त दल के लोग भी वहां पे आ सकते हैं। फिर जिस भी निकाय के लिए मशीन जाएंगी वहां पे इसकी कमीशनिंग का काम होगा, जैसे नाम वापसी होगा उसके बाद कितने कैंडिडेट कहाँ पे हैं उस हिसाब से तब फिर हमारा फाइनल कितने ईवीएम की हमें जरूरत है। हमारे जिले में अगर उतनी ईवीएम है तब तो फिर ओके है, अदरवाइज हमको तुरंत ही कहीं न कहीं से ईवीएम स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाता है। टोटल मिला के सभी चरणों का अगर हम देखेंगे, क्योंकि 4 चरण में हमारे जिले में चुनाव हो रहा है, तो हर एक चरण में 500 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगेगी, जिसमें ऑब्वियसली जो चरण है रिपीट लगेगा, फोर्स जो लगेगा, लेकिन टोटल मिला के 700 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी इसमें लगेगी।